ओके जी, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके कितने तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो डायरेक्टिव या फिर ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट। ऑब्वियसली उसने डायरेक्ट क्या करना है, पोजीशंस के हवाले से करना है, तो ओरिएंटेशन इन्वॉल्व हो गई। तो पहला इफ़ेक्ट डायरेक्शन से ओरिएंटेशन से रेलेवेंट होता है। दूसरा इफ़ेक्ट होता है उसकी रिएक्टिविटी पे कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग पहले वाले को डिस्कस करते हैं जो कि है डायरेक्टिव। मैं एक ही वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है जी, जो डायरेक्टिव इफ़ेक्ट्स रखते हैं। देखिए इसके बारे में क्या होता है। जब कभी भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट एक अटैच्ड है और वो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है कि उसने किस पोजीशन पे आके अटैच होना है, इन तीनों में से वो यहाँ, मतलब ये एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी था ना, और उसने डायरेक्ट किया कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या इनकमिंग जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो अब किस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तो इस किस्म के इफेक्ट को हम डायरेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरह से देखो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम इसको समझ सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये ब्रॉडली होते कितने टाइप्स के हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो उसको हम लोगों ने दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर दिया। एक को आप कहते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, और दूसरी है जो कि है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। फाइन, इस बात को क्रिटिकली समझिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कोई भी एक ऐसा ही जो आपने एसएस लगाया हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ अटैच्ड है जिसकी नेचर ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इफेक्ट के थ्रू बेंजीन पे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर मेथल है, या फिर CH2CH3 एथल भी हो तो वही इफेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर वाले भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ अगर तो उनका इफेक्ट क्या होना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, ठीक है। ये हम लोग अभी इसके अंदर सारा देखेंगे, परेशान होने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे होंगे, अगर तो कोई भी बेंजीन है और इसके साथ अटैच्ड है फॉर एग्जांपल कार्बोनिल, या अटैच्ड है साइनाइड, या अटैच्ड है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो इस किस्म के जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उनका क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, मतलब वो बेंजीन के ऊपर अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे। किस तरह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, दोनों के अंदर एक तरह का इफेक्ट चल रहा होता है। एक को आप कहते हो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा हो रहा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब कि डोनेट करने वाला होगा, तो वो इसके अंदर लाई करेंगे। अगर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस में होगा, मतलब विदड्रॉ करने वाला होगा, तो विदड्रॉइंग। मेसोमेरिक भी पॉजिटिव होगा तो डोनेटिंग, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इस चीज़ को हम यहाँ पर अब समझते हैं। पहली बात जो आपने कहा, डायरेक्टिव इफेक्ट को आप दो तरह से समझ सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयन, वो बाद में देखते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर फिनोल को ले लेती हूँ, ये है और OH है, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन की क्या नेचर होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करना चाहिए, राइट। लेकिन मतलब इसको क्या इफेक्ट शो करना चाहिए, ऑक्सीजन को -I का इफेक्ट शो करना चाहिए, और करता भी है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव।
मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरा क्या है, अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास आपको क्या नजर आते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये रेजोनेंस की कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। मतलब अगर कोई भी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसकी नेचर sp2 है, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ कंजुगेशन को शो करते हैं। ये कंजुगेशन वाली बातें भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो रेजोनेंस की कंडीशन थी, डबल सिंगल लोन पेयर, हम लोगों ने कितनी कंडीशंस डिस्कस की थी, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अगेन लिख लेती हूँ। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। इन तीनों, इन में से चारों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो कंजुगेशन होती है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। फाइन, अच्छा मैंने इस जगह पे ये लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखें इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे। अगर यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है अपना और इस वाले कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं वो अपने नेक्स्ट ब्रदर को दे देगा। इस ब्रदर को देने की वजह से अब क्या हो जाएगा, जो चीज अनचेंज रही, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो क्या आ गई, डेफिशिएंसी। हमने कहा कि इस वाले कार्बन के पास अब क्योंकि 1 2 3 4 चार बॉन्ड्स पूरे हैं, तो जो डबल बॉन्ड था वो एज अ नेगेटिव अपने से नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर आ गया। फाइन, अब कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा जैसे ही, तो इस वाले कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3, हाइड्रोजन ऑलरेडी है 4 और ये पांचवा, तो ये वाला कार्बन क्या काम करेगा, जो इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा था ये थोड़ी देर के लिए, उसको दे देगा। इससे आपके पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग डबल हेडेड एरो से लिखते हैं। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रही है वो, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आता, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये आपके पास अभी तक इंटैक्ट रहा स्ट्रक्चर। चेंज कहाँ पर आएगी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होके इस वाले की, जो जहां पर डबल बॉन्ड टर्मिनेट हो रहा था वहां पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या होगा, अगेन ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा, और जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उसकी जो टर्मिनेटिंग पोजीशन है एंड हो जाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ से आपको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अनइफेक्टेड रहा ये, अनइफेक्टेड रहा ये नेगेटिव इस वाले के साथ बना रहा है डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था वो एंड जिस कार्बन पे हो रहा है उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या इसके अलावा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपने बच्चों जो चीज़ चेंज नहीं करनी, वो किसी भी एटम की पोजीशन आपने नहीं चेंज करनी। क्या चेंज करना है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये कहाँ मूव करेगा, इस कार्बन पे, ठीक है। और ये वाला कार्बन के जो डबल बॉन्ड थे ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन वापस ले लेगा, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर ही एंड हो जाएगा। और बेसिकली यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है कि पहले उसने दे दिया, अब वो वापस ले रहा है, तो वापस लेने की वजह से ये यहाँ इसने इसकी तरफ फेंका, इसने इसकी तरफ फेंका, करते करते इसको वापस चाहिए तो ये वापस ले लेगा। तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास कैसे बनेगी, ये अनइफेक्टेड है, ये अनइफेक्टेड है, इसके और इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ओ एच जो डबल बॉन्ड था ये किसके अंदर वापस कन्वर्ट हो गया, फिनोल के अंदर, जहां से शुरू हुए थे वहां पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखें कि अगर तो ओ एच टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन पोजीशन के ऊपर आएगी, एक आई है इस पोजीशन पे, एक आई है इस पोजीशन पे, और एक आई है इस पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है, 2 6, और ये क्या है 4। तो हमने इसके बारे में क्या कहा था, जो 2 4 6 पोजीशन होती हैं, इनमें जो 2 और 6 होती हैं ये अलाइक होती हैं, आप ऑर्थो कहते हो, और 4 वाले को आप पैरा कहते हो। तो मतलब चार्ज नेगेटिव किन दो पोजीशन पे आया, एक पे ऑर्थो पे और पैरा पे, और इक्वल आया, जितना ऑर्थो पे था उतना ही पैरा पे भी था।
तो मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी फिनोल होता है या OH ग्रुप होता है तो उसकी कौन सी पोजीशन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो वो ये दो पोजीशंस हैं। ठीक है, तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किन पोजीशंस पे आएगा? ऑब्वियसली उन पोजीशंस पे आएगा। इलेक्ट्रोफाइल उस पे आता है जहाँ ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो, या न्यूक्लियोफिलिक जो पोजीशन होती है वही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है। तो उसका मतलब है कि ये वाली और ये वाली पोजीशन ने अटैक करना है। जो मेटा वाली पोजीशन थी ये, इसके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं आया तो उस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अटैच नहीं करेगी। OH किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा था? OH ऐसे ग्रुप से बिलोंग कर रहा था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला था। क्यों डोनेट कर रहा था OH? क्योंकि O के पास क्या था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो फिनोल होगा, इसमें अगर आप डाल देते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हो तो रिएक्शन किस तरह का होना है? OH आपको एक आइसोमर मिलेगा जिसमें ये यहाँ पर आएगा, और एक आपको आइसोमर मिलेगा फॉर एग्जांपल जिसमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ गया। तो दो तरह के मिलेंगे, एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा वाला मिलेगा। फाइन। रीज़न क्या है कि उसके अंदर फिनोल के इटसेल्फ अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है। इसी तरह से अगर हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन को देखें, सेकेंड वाले पॉइंट से समझने की कोशिश करें कि जो डायरेक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करें, वो क्यों ऑर्थो पैरा होता है। हमने पहली जस्टिफिकेशन दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, सेकंड जस्टिफिकेशन हम लोग दे देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन। ये अरेनियम आयन्स नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज था जो इसने इटसेल्फ दिया। अरेनियम आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है। जो अगर आपको याद हो, हमने थोड़ी सी देर पहले इस वाले में डिस्कस किया था कि ये आपके पास अरेनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद, इसको आप दूसरा भी कहते हो कि इलेक्ट्रोफाइल को और बेंजीन का कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो आप इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हो। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक हो जाए तो उसके बाद क्या चीज बनती है, उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो बना देते हैं हम, तीन पॉसिबिलिटीज थी। अगर तो OH ही हो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम लोग डाल दें कोई इलेक्ट्रोफाइल, आपके पास कितने चांसेस हो सकते हैं? तीन तरह की आइसोमर्स बन सकते हैं इन केस, इररिस्पेक्टिव कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी के लिए इसको छोड़ दें, ये तो प्रूव हो गया ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अब अगर आप ये देखो कि इन केस ये वाला जो OH है, इसकी तीनों पोजीशंस पे हम लोग डाल के देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तीनों पोजीशन पे डालने का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव। अगर तो फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आप डाल दो कि जो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, अगर ये ऑर्थो वाला जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, देखें इस वाले कार्बन ने अटैक किया, किसके कॉस्ट पे? इसका भी डबल बॉन्ड लेकर गया ना, ये पूरे का पूरा डबल बॉन्ड इससे भी खींच के लेके चला गया, तो डेफिशिएंसी कहाँ पर आ गई? इस वाले कार्बन पे। तो अगर तो हम लोग अटैक करवा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पोजीशन पे, डेफिशिएंसी आ जाएगी इप्सो कार्बन पे, बाकी वैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर तो हम लोग फॉर एग्जांपल इसका अटैक करवा देते हैं मेटा पोजीशन से, यहाँ से अटैक हो जाए, तो मेटा कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके जा रहे हैं? अपने साथ वाले कार्बन से। तो अब डेफिशिएंसी कहाँ आएगी? इस वाले कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे। मींस ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, इलेक्ट्रोफाइल आ जाए अगर मेटा पोजीशन पे तो डेफिशिएंसी आ जाएगी पैरा पोजीशन पे। इसी तरह से जो तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि अब अगर ये वाला जो फोर्थ नंबर वाला कार्बन है ये जाके इसके ऊपर अटैक करे, तो ये फोर्थ वाला अटैक कर रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहा है? जिसके साथ शेयर किए हुए थे, ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ था इस मेटा वाले के साथ। तो उसका मतलब ये है कि तीसरे केस के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये और ये अपनी जगह, इलेक्ट्रोफाइल आ जाए यहाँ पे और चार्ज आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये कौन से वाला अरेनियम आयन बना है? ऑर्थो वाला। ये कौन सा बना है? मेटा वाला। और ये वाला कौन सा बना है? पैरा वाला। आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट पे ये कहा था कि बनेगा कौन सा? ऑर्थो और पैरा वाला। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन इन तीनों में से किसको
ज़्यादा फेवर करता है। तो पहले वाला मैं बनाती हूँ मेटा और पैरा। ठीक है, मेटा ओ एच, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और यहाँ। अच्छा, फाइन। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी आ गई है, राइट। इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो मूव कर सकता है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो ये अब क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ मूव कर आएगा। ठीक है, अब जब ये वाला कार्बन चाह रहा था, बेसिकली ये वाला कार्बन ने जब देखा कि ये वाला भाई गरीब हो गया, तो इसने अपने पड़ोसी से भी सारे पैसे लेके इसको दे दिए। तो इफेक्ट किस पे आया, इस पे आया, पड़ोसी पे आया। ठीक है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। क्योंकि ये जो इसको दे रहा है, अभी भी आप देखोगे जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, ये ओ एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल। देखें, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में अब क्या अपीयर हो रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन तो अभी भी डबल बॉन्ड एंजॉय कर रहा है, पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा था। इफेक्ट किस पे आ गया, जिससे इसने लिए हैं नेक्स्ट वाले भाई से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, कंडीशन क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब डबल सिंगल पॉजिटिव। तो अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी देर के लिए। अब ये वाला क्या काम कर रहा है, सेम, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके इसको दे रहा है। तो डेफिशिएंसी कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो इससे आपको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया, ओ एच, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह, इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह, यहाँ पर नया डबल बॉन्ड अपीयर हो गया, डेफिशिएंसी आ गई यहाँ। ठीक है, अब इससे आगे आप कहाँ पे मूव कर सकते हो, कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हो। दोबारा से ये इसको दे तो आपको ये मिल जाएगा, तीन इसके स्ट्रक्चर हो गए। ये हम लोगों ने किसके लिए बनाया था, जब आपके पास मेटा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ गए। फाइन। अब हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पैरा पोजिशन पे आ जाए तो उसके लिए क्या होगा, ओ एच, डबल डबल, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे, पॉजिटिव मेटा पे, पॉजिटिव चार्ज है, डबल सिंगल पॉजिटिव। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर मूव करेंगे, जहां से मूव कर रहे हैं वहीं पे डेफिशिएंसी आनी है ना। तो मूविंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये बॉन्ड से मैंने शो किया हुआ है, लेकिन ये टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इप्सो कार्बन पे, ओ एच। ये चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, चेंज क्या हुआ, ये पॉजिटिव अब ये वाले डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो डेफिशिएंसी खत्म, डेफिशिएंसी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ओके, उसके बाद क्या होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये वाले यहाँ पर मूव कर जाएंगे। तो हमें अगेन इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होगा, ये इसके कार्बन के बॉन्ड जा रहे हैं, ये डेफिशिएंट होगा, ओ एच। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नया बन गया यहाँ पे, और इस वाले बेचारे पे क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। और ये इलेक्ट्रोफाइल अभी भी यहीं पे है। ठीक है, अब इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें, बेसिकली आपको पॉइंट की बात क्या नजर आ रही है, ये पैरा वाला सब्स्टिट्यूएंट था, पैरा वाला अरीनियम आयन था। फाइन। ये ऐसे हुआ, किसी बंदे ने कर ली चोरी, ठीक है, और लग गई उसके पीछे पुलिस। वो भाग रहा है हर जगह पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर जगह पे भाग रहा है। ठीक है, और ये वाला भी हर जगह पे भाग रहा है। अब भागते भागते ऐसे हुआ कि इसको एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पे इसको कोई उसका दोस्त ऐसा मिल रहा है जिसको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेबलाइज करेगा, डोनेट करेगा। चाहे जगह डोनेट कर रहा है, कुछ भी डोनेट कर रहा है। एक ये वाला केस है। और इस वाले में वो जितने के पास भी भागता रहा है वो सब उस जैसे ही चोर थे, मतलब ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था। इसमें जब कार्बन ने दौड़ लगाई तो उसको एक ऐसा कार्बन मिल गया, एक ऐसी पोजीशन मिल गई जिसके ऊपर एक डोनेटिंग ग्रुप था। तो उसकी डेफिशिएंसी को डायरेक्ट कौन खत्म कर रहा है, ये वाला ग्रुप खत्म कर रहा है। तो वो किस जगह पे जाना प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली इस वाली जगह पे, क्योंकि इनमें ओवरऑल उसको एक ऐसी जगह मिल गई है, इनमें उसको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये तो था और सिंप्लीफिकेशन। साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, जो एरिनियम आयन है वो अगर मेटा वाली पोजीशन पे बन रहा है, मतलब कि अगर तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आता है, तो उसके रिजल्ट में जो एरिनियम आयन बनता है उसको एक भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा जो कि ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो। क्यों, क्योंकि कोई एक स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा है जिसके ऊपर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
ठीक है, तो जो कार्बोकैटाइन होगा वो एंजॉय नहीं कर पाएगा स्टेबिलिटी ऑफर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. Unlike in this scenario, when the substituent is at the para position, then the rhenium ion will have at least one position in different resonating forms where it can enjoy the electron donation by the electron donating group directly. So therefore it will prefer the para attack so it can have the more stability. तो इस वजह से क्या होता है कि आपने देखा जो पैरा की सिचुएशन होती है सेम वही ऑर्थो की भी होती है. ऑर्थो पे मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव यहाँ पर डाल दिया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्थो और पैरा दोनों अरीनियम आयन की स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेवर्ड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेवर्ड है. किस केस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में. विद ड्राइंग वाला नेक्स्ट डिस्कस करते हैं.